हेलो स्टूडेंट। पहली वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं इतिहास के बारे में, इतिहास की परिभाषा, इतिहास का अर्थ, इतिहास के जनक और इतिहास के कालखंड। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला लेसन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पर तीन वर्ड हैं, यूरोप, राष्ट्रवाद और उदय। यूरोप, आप सभी जानते हैं कि यूरोप एक महाद्वीप है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, राष्ट्रवाद कहलाता है। और उदय का अर्थ होता है निकलना या निर्माण। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद का उत्पन्न होना। इसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद का उदाहरण है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, ये भी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये भी राष्ट्रवाद के ही उदाहरण हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, जो राष्ट्रवाद का प्रमुख उदाहरण है। फ्रांस में क्या होता था, वहाँ पर राज शासन था, जनता शासन नहीं था। वहाँ के जो राजा होते थे वे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब काम करते थे, जनता को महत्व नहीं देते थे। तो वहाँ पर एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था लुई 16, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर शासन किया। सन 1643 से सन 1715 ईस्वी तक इन्होंने वहाँ पर शासन किया। लुई 14 से अधिक समय तक किसी भी शासक ने वहाँ पर शासन नहीं किया। ये मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वहाँ के राजा बन गए। लुई 13 की मृत्यु के बाद, जो इनके पिता थे, उनकी मृत्यु के बाद इनको वहाँ का राजा बना दिया गया। ये उस टाइम केवल 5 वर्ष की आयु के ही थे। इन्होंने लगभग 72 वर्ष 110 दिन वहाँ पर शासन किया। शुरुआत में जो शासन चलाने में इनकी हेल्प करते थे इनकी माताजी और इनके एक मुख्यमंत्री होते थे, वे इनको शासन चलाने में मदद करते थे। सन 1661 ईस्वी में जो इनके मुख्यमंत्री थे, जो इनके सहायक थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने आगे का अपना शासनकाल बिना मुख्यमंत्री के ही पूरा किया। इनके शासन में कई युद्ध हुए, जिस वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। इनके बाद आते हैं इनके पुत्र लुई 15, जिनका शासनकाल रहा सन 1715 ईस्वी से सन 1774 ईस्वी तक। ये अनपढ़ थे। इनके पिता लुई 14 इनको पढ़ाना चाहते थे, मगर ये नहीं पढ़ पाए और अनपढ़ ही रहे। इनके शासनकाल में इंग्लैंड से 7 वर्ष तक युद्ध चला। युद्ध के कारण इनका जो राजकोष था वो खाली हो गया और फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयाहीन हो गई। इनके बाद इनके पुत्र लुई 16 का शासन शुरू हुआ, जो 1774 ईस्वी से 1789 तक चला। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही राजा की इन्होंने क्या काम किया, जो वहाँ के राजकोष था उसको सामान्य करने के लिए, आर्थिक स्थिति सामान्य करने के लिए, जो वहाँ का राजकोष था वो खाली हो गया था, उसको भरने के लिए इन्होंने
कर लगाना आरंभ कर दिया, टैक्स लगाना आरंभ कर दिया। वो जो टैक्स लगाया गया वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोगों पर ही लगाया गया। फ्रांस की जनता को 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 फर्स्ट स्टेट्स, नंबर 2 सेकंड स्टेट्स, नंबर 3 थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट्स के वे लोग होते थे जो पादरी या धार्मिक महानता रखते थे, उनको फर्स्ट स्टेट्स में रखा गया। जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती थी उन पर भी वो कर नहीं लगाया गया। सेकंड स्टेट्स में वे लोग होते थे जिन्हें कुलीन वर्ग के लोग कहा गया। कुलीन वर्ग वो वर्ग होता था जो राजनीति और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते थे और वे राजनीतिक में भी आगे होते थे और सामाजिक स्थिति में भी। इसी कारण वे अधिकारी के पद पर आसीन होते थे। जो सरकारी कामकाज होते थे उनके हाथों में वो होते थे, तो उन पर भी वो कर नहीं लगाया गया। वो कर लगाया गया थर्ड स्टेट्स के लोगों पर। थर्ड स्टेट्स के लोग वे लोग होते थे जो गरीब, छोटे किसान और मजदूर लोग जो होते थे उन पर वो कर लगाया गया। फ्रांस का एक मुख्य खाद्य सामग्री थी पाव रोटी, उस पर भी वो कर लगाया गया जो गरीबों का सामान्य खाना होता था। लुई 16वें की पत्नी मेरी एंटोइनेट जो राजा की मुख्य सलाहकार भी थी, जब वहाँ की जनता परेशान हो गई, खाने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ने लगी उनको, तो थर्ड स्टेट्स की कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने सोचा कि हम अपनी बात को राजा तक पहुंचाएं जिससे कि हमारी कुछ मदद की जा सके। तो महिला इकट्ठा होने के बाद महल के सामने गई और उन्होंने नारा लगाया, रोटी दो या मौत दो। अब जैसे ही वे राजा के महल के सामने खड़ी होकर के नारा लगा रही थी, रोटी दो या मौत दो, तो वहाँ पर लुई 16वें की पत्नी मेरी एंटोइनेट जाती हैं और सुनती हैं। तो वे अपने मंत्री से कहती हैं कि महिलाएं क्या कह रही हैं कि हमें रोटी दो या मौत दो, इन्हें रोटी क्यों चाहिए, ये केक भी तो खा सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये जो महारानी थी मेरी एंटोइनेट, ये अपनी प्रजा से कितना बेखबर थी। जिनको रोटी भी नसीब नहीं हो रही उनको इतना महंगा केक कैसे नसीब होगा। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता का विरोध शुरू हो जाता है और वे बहुत बड़ा झुंड बनाकर बास्तीन के किले पर हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। बास्तीन का किला वो किला था जहाँ पर लुई 16वें ने कैदियों को रखा। वे कैदी बास्तीन किले में कैद होते थे जो क्रांतिकारी होते थे या राजा के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो लुई 16वें उनको बास्तीन किले में बंद कर दिया करते थे। तो वहाँ पर क्रांति हुई और लुई 16वें का भी अंत हो गया। 1789 में बास्तीन का किला नष्ट हुआ। वहाँ पर राज्य शासन का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और सभी आरक्षण समाप्त कर दिए गए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स, वहाँ पर आरक्षण नष्ट कर दिए गए और सबको समान अधिकार
अधिकार मिले। जहाँ पर चर्च थे सभी को राज्य के अधीन कर लिया गया। उन चर्च में जो पादरी लोग काम किया करते थे वे सभी अन्य यूरोपीय देशों में जाने लगे। इसी कारण फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश के संबंध खराब होने लगे। जब संबंध खराब हुए तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच सन 1793 ईस्वी में युद्ध हुआ। उस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को विजय प्राप्त हुई। इसका भी एक कारण है, फ्रांस के जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, लुई 16वें हुए, लुई 17वें, लुई 15वें या लुई 14वें, वे सभी अपनी गुप्त जानकारी अन्य देशों से शेयर किया करते थे। तो इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को विजय प्राप्त हुई। इसके बाद सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल आरंभ हुआ फ्रांस में। इन्होंने वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना की, नेपोलियन कोर्ट की स्थापना की, नाप तोल की इकाई को सामान्य किया। फ्रांस में नाप तोल अलग अलग राज्य में अलग अलग हुआ करती थी, जिससे व्यापारियों को बड़ी दिक्कत आती थी और उनको अपने व्यापार में नुकसान भी हो जाता था। वहाँ के व्यापारी को हर राज्य के बॉर्डर पर टैक्स देना होता था, जिससे कि वे सही नाप तोल नहीं कर पाते थे और उनको नुकसान हो जाया करता था व्यापार में। सन 1815 ईस्वी में अन्य यूरोपीय देशों ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, जबकि फ्रांस की कोई तैयारी भी नहीं थी। इस कारण वहाँ की जनता बहुत ही त्रस्त होती चली गई। सन 1848 ईस्वी में जनता ने लुई फिलिप को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में चुनाव कराने का आग्रह किया गया। उस वक्त जो वहाँ पे लुई फिलिप शासन कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि शासन तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरे पास धन भी है, मेरे पास सेना भी है। अगर मैं इलेक्शन चुनाव हार भी जाता हूँ तो मैं अपने पैसे और अपनी सेना के बलबूते पर शासन करता रहूँगा। तो लुई फिलिप ने चुनाव को स्वीकार कर लिया और सन 1848 ईस्वी में चुनाव वहाँ पर हुआ। लुई फिलिप के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे लुई नेपोलियन थे। लुई नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे थे, जो काफ़ी हाव भाव से नेपोलियन बोनापार्ट से मैच करते थे। तो वहाँ की फ्रांस की जनता ने सोचा कि लुई फिलिप के सामने लुई नेपोलियन को चुनाव लड़ाया जाए, जिस चुनाव में लुई फिलिप को मात्र 10% वोट मिले और लुई नेपोलियन को 90% वोट मिले। इसका पता लुई फिलिप को पहले ही लग चुका था कि मुझे 10% वोट मिल रहे हैं, नेपोलियन को 90% वोट मिल रहे हैं। तो रातों रात अपने परिवार के साथ इंग्लैंड फरार हो गया, इंग्लैंड चला गया। लुई नेपोलियन के साथ
फ्रांस की जनता इकट्ठा हुई और लुई फिलिप के महल के सामने जाकर उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और जो उस टाइम के जो भी हथियार हुआ करते थे, लाठी, डंडा, चाकू, ये लेकर चले गए। वहाँ की जनता जानती थी कि लुई फिलिप इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि लुई फिलिप तो पहले यहाँ से फरार कर गया है। तो इसलिए वहाँ पर लुई नेपोलियन को राजा बना दिया गया। और ये क्रांति बिना रक्त बहाए, बिना लड़ाई के संपन्न हुई है क्रांति। इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, जो सन 1848 में संपन्न हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम पढ़ें इटली और जर्मनी का एकीकरण। धन्यवाद।